डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है अज़रबैजान के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ जो याददाश्तें उन पर मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। उनका ये दौरा कितना अहम होगा? अहम दौरा है जी। बहुत तेज़ी के साथ वाक़यात हो रहे हैं और रीजन में भी, दुनिया में भी, और ज़ाहिर है उसमें जो ये सारी जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं इनका बड़ा कलीदी किरदार है। लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये सारा जो है ये चाइना और रशिया का एरिया और इन्फ्लुएंस है, यानी हतमी तौर पे इस पूरे तारीख़ी तौर पे भी और मौजूदा हालात में भी ये जितनी वस्ती एशियाई रियासतें हैं यहाँ पर रशिया और चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर जो भी मामला तय होंगे, जो भी तिजारती माहदे या आगे जाके सड़कें बनेंगी, रेल्स बनेंगी, रोड्स बनेंगी, ये सारा चाइना और रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। और तारीख़ी तौर पे भी ये मैं बात पहले बता चुका हूँ कि कभी भी यहाँ पे कोई ये इलाके कॉलोनाइज नहीं हुए। जो वस्ती एशियाई रियासत है यहाँ, ये रशिया के उसमें रहे हैं, या फिर ये कि ऑटोमन्स का कुछ यहाँ पे असर रहा है कुछ, या ये है कि मंगोल्स का असर रहा है। यहाँ पर अमेरिका या बरतानिया नहीं आया, बल्कि बरतानिया और रशिया के दरमियान जो पहला ग्रेट गेम था वो यहाँ पे हुआ था। तो अमेरिका या बाकी कोई कुव्वत दरमियान में नहीं थी, ठीक है, जब बरतानवी राज था। तो ये वस्ती एशियाई रियासतों के साथ हमारी तिजारत, उनके साथ हमारे मुआहदे, ये और जो भी हमारे मामलात हैं ये बहुत अहम हैं। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि ये इलाके जो हैं, ये तमाम रियासतें, ये चाइना और रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। आर्मीनिया जो है वो भी आ गई है शिकस्त खाने के बाद, क्योंकि आर्मीनिया जो है वो उसको हम नहीं मानते थे। आर्मीनिया हालांकि एक बिल्कुल उसका जोग्राफी दूर है, वस्ती एशिया में नहीं है शुमार होता, लेकिन बहरहाल जो है वो किसी न किसी तरह से लिंक्ड है। लेकिन ये कि आर्मीनिया भी अब जब से शिकस्त खाई, हम अज़रबैजान के साथ थे, आर्मीनिया का भी जो है उसको भी दुनिया भूल गई है। उसका भी वही हाल हुआ है जो गलत तरफ जाने के बाद होता है। अच्छा, इसमें जो दो तीन बातें हैं वो ये है कि बड़ी तेज़ी के साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है बड़ा, जिसके नतीजे में ये सारा जो एक आलमी निज़ाम है वो तितर-बितर हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे बात इसलिए नहीं होती कि वो 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 वाली ख़बरें हैं और जिनको मैं डिस्कस नहीं करता। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा, ये मैं अपना पुराना जुमला दोबारा एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ, काफ़ी अरसे के बाद गालिबन, पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा ख़ित्ते के और आलमी सूरत हाल जो होगी वो फ़ैसला करेगी कि पाकिस्तान में क्या होगा आइंदा। उसका सियासी मंजरनामा क्या होगा, उसका भी ख़ित्ते और जो दुनिया की सियासत है वही तय करेगी। और पाकिस्तान में जो है वो ये जो इस वक्त अरेंजमेंट है, ज़ाहिर है कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर में ये तरतीब आया था। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में कितना खिंच पाता है, कितना खिंच नहीं पाता, क्या ये और बहुत सारे मामलात हैं चाइना के साथ भी बाकी। लेकिन ये कि चूँकि एक रीजनल और ग्लोबल सतह पे रियासतों के स्ट्रेटजिक मामला तय हो रहे हैं, तो ये टैक्टिकल इश्यूज़ भी नहीं है कि उसने ये बयान दिया और ये हो गया और उसकी केस की तारीख क्या है, और ये टैक्टिकल लेवल पे नहीं बल्कि ये बहुत ही छोटे लेवल पे हैं। असल जो मामलात हैं वो एक बड़ी स्ट्रेटजिक पिक्चर में पाकिस्तान ने आगे कहाँ जाना है ये तय होना है अभी, ठीक है। और ये तय होने के दिन हैं, कुछ मेरा ख्याल से ताख़ीर है उसमें, लेकिन शायद वो ताख़ीर इतनी ज़्यादा नहीं है कि पाकिस्तान ये फ़ैसले ना करे। लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल आने वाले दिनों में बड़े अहम स्ट्रेटजिक फ़ैसले करने हैं, और उस स्ट्रेटजिक फ़ैसलों के लिए अवाम की मुकम्मल हमायत की ज़रूरत होगी रियासत पाकिस्तान को, कि जो भी फ़ैसले हों उनके पीछे अवाम खड़े हों और उनको मंजूर करें, अवामी तायद हो। अब इसमें जो अहम बात यह है कि पहले तो ज़रा देखते हैं ना कि फ़ौरी तौर पे अगले 24-48 घंटों में, 72 घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ गड़बड़ हो गया है, और क्या मामलात जो हैं वो कशीदा हो गए हैं मज़ीद, और कशीदगी किस सतह पे चली गई है उसका ज़रा जायज़ा लेते हैं।
पहली बात तो यह है कि कल जो फ्रांस के सदर हैं मैक्रों, वो जा रहे हैं वाशिंगटन में, उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात है। और ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप भी फ्रांस का दौरा कर चुके हैं, और वो भी प्रेसिडेंट जो मैक्रों हैं फ्रांस के, वो यूरोप का केस, तमाम यूरोप का केस वो जो है वो सामने रखेंगे और बात ये करेंगे कि भाई यूरोप के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कैसे यूरोप ने आगे जाना है और कैसे वहाँ पर जो है वो टैरिफ्स लगाने से क्या होगा, और अगर हम यूक्रेन के मामलात के ऊपर हम पीछे चले जाते हैं। और ये जो प्रेसिडेंट मैक्रों हैं, ये ज़ाहिर है कि एक बड़ी तवाना आवाज़ रहे हैं यूरोप के हवाले से, बहुत इन्होंने इश्यूज़ उठाए हैं, और ख़ास तौर पे ये ब्रेन डेड भी इन्होंने कहा था ट्रंप दौर में। और पिछले 10-12 दिनों में ये 2 इजलास यूरोपी रहनुमाओं के मुनक़िद हो चुके हैं, जिनमें बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर भी शरीक थे। कीर स्टारमर जो है इनके पीछे होंगे, यानी वो जाएंगे जुमेरात के रोज़, उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रंप से। और जो ये दोनों एक मुतबादिल, अच्छा कल 3 साल पूरे हो रहे हैं यूक्रेन जंग को, तो कल यूक्रेन जंग के जब 3 साल पूरे होंगे तो उस वक्त मैक्रों जो है वो वहाँ पर होंगे वाशिंगटन में, और उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, और देखना यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उससे मुतासर होते हैं या वो उनसे मुतासर होते हैं। वो ज़ाहिर है प्रेस ब्रीफिंग सबके सामने होती है, तो एक दुनिया को पूरे मैसेज आता है। तो प्रेसिडेंट मैक्रों की बारी है कि वो कितना प्रेसिडेंट ट्रंप को, और ये सियासी मुस्तकबिल तय करेगा यूरोप का, कल की जो मुलाकात है। और इसी दौरान जो है वो फ्रेडरिक मर्ज जो हैं वो जर्मनी के, जो कि उनकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके नुमाइंदे हैं, वो जर्मन इलेक्शंस में अगले जर्मन चांसलर बनने जा रहे हैं। और ये जो हैं ये यानी जो उनकी AFD पार्टी है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग की पार्टी है, जिसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा एलिस विडल को सपोर्ट भी थी इलॉन मस्क की और ट्रंप की, लेकिन वो गेन करके नंबर 2 पे आ गए हैं। इतना उनके पास कभी पावर नहीं थी, लेकिन चांसलर वो शायद ना बन सकें। चांसलर जो है वो फ्रेडरिक मर्ज बनेंगे, और ये इनके इम्कान ज़्यादा हैं अभी तक जो पोलिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये जो हैं ये एंजेला मर्कल की पार्टी के हैं। एंजेला मर्कल जो हैं, और एंजेला मर्कल ने इनके साथ बहुत ज़्यादती की। ये SDU पार्टी में ये वकील हैं, और ये SDU पार्टी में आ गए थे, और सन 2000 में इन सदी के जो आगाज़ हुआ है, तो उस वक्त ये पार्लिमानी लीडर बन गए थे SDU के। लेकिन बाद में पार्टी के अंदर ही एंजेला मर्कल ने इनका रास्ता रोका, और उसके बाद ये सियासत से अलग हो गए। ये अलग होके फिर ये अपने मुख्तलिफ जो है वो जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके बोर्ड्स में रहे, किसी को लीड किया, इन्होंने कुछ किया। और 2018 में जाके जब एंजेला मर्कल ने कहा कि मैं जा रही हूँ, रिटायर हो रही हूँ, फिर ये पार्टी में वापस आए, और अब ये चांसलर बनने जा रहे हैं। तो तकरीबन आप समझें कि 18-20 साल इनको सियासत, उसी पार्टी की सियासत से एंजेला मर्कल ने अंदर एक ग्रुप बना के इनको सियासत से बाहर रखा, लेकिन इन्होंने अपनी वफादारी उसी पार्टी के साथ रखी, और ये कारकुन के तौर पे काम करते रहे। और जब वो गई तो ये वापस आए, और पार्टी ने इनको मरकज़ी जगह दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी के अगले चांसलर जो हैं वो कौन हैं, और उनकी पॉलिसी जो है वो जर्मन मतलब यूरोप के अंदर क्या। और वो जो राइट विंग की पार्टी है उसके साथ कोई इत्तेहाद बनाने को तैयार नहीं है। तो गालिबन ये और ओलाफ शोल्ज़ की पार्टी, जो कि 1987 के बाद शायद सबसे ज़्यादा उसकी बुरी परफॉर्मेंस, ये बाकी पार्टियों के साथ एक कोलिजन गवर्नमेंट बने। तो देखते हैं कि, लेकिन जर्मनी का जो इलेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस के वहाँ जा रहे हैं सदर, पीछे पीछे बरतानिया के वज़ीर आज़म जा रहे हैं यूक्रेन पे मनाने के लिए उनको, कि भाई यूक्रेन में हम फ़ौज भेजने को तैयार हैं। बरतानिया ने तो कह दिया कि हम यूक्रेन में अपनी फ़ौज भेजने को तैयार हैं। आज जो वज़ीर आज़म जो उनके कीर स्टारमर की बात भी हुई है ज़ेलेंस्की के साथ, और वो प्लान लेके जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे 2-3 बातें ऐसी हैं जो कीर स्टारमर की बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ पे होनी है। और सिर्फ मामला जो है वो ये नहीं है कि मामला सिर्फ ये नहीं है कि यूक्रेन के ऊपर ही बात होनी है, टैरिफ के ऊपर बात होनी है। एक मामला और है जो बरतानिया और अमेरिका के दरमियान इस वक्त एक कशीदगी का सबब बना हुआ है। और वो कशीदगी का सबब इसलिए बना हुआ है कि एक जो इंडियन ओशन जो है उसको अगर हम देखें
इंडियन ओशन, हमारे पास यहाँ पे मैप्स नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी टीम वो मैप्स दिखा देगी अगर टीवी पे वो दिखा दें। तो इंडियन ओशन जो है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो चेगोस आइलैंड्स हैं। ये चेगोस आइलैंड्स जो हैं इंडियन ओशन में, ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहलाते हैं, BIOT, उनके तहत ये चेगोस आइलैंड आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम मैप रोक दें 1 मिनट के लिए तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये चेगोस आइलैंड है कहाँ पे? इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में चेगोस आइलैंड जो हैं ये मॉरिशियस का हिस्सा थे। मॉरिशियस बरतानिया की कॉलोनी थी, लेकिन मॉरिशियस को 1965 में जो है ये मॉरिशियस को आज़ादी मिल गई। लेकिन आज़ादी मिलने की एक शर्त थी, और वो शर्त ये थी कि वो चेगोस आइलैंड्स को छोड़ देगी। मॉरिशस ये कहेगा कि चेगोस आइलैंड हमारा हिस्सा नहीं है, तो फिर चेगोस आइलैंड बरतानिया की ही कॉलोनी रहेगी। और जब तक अगर मॉरिशस ये कहेगा कि चेगोस आइलैंड हमारा हिस्सा नहीं है तो मॉरिशस को आज़ादी मिलेगी। तो इस शर्त पे मॉरिशस को आज़ादी मिल गई। अब ये जज़ायर हैं। अब चेगोस आइलैंड जो हैं ये जज़ायर हैं और इंडियन ओशन में। लेकिन ये चेगोस आइलैंड में जो आइलैंड्स का जो एक जजीरा है वो जजीरा बड़ी अहमियत का हामिल है चेगोस आइलैंड में। और वो जजीरा जो है वो जजीरा उसमें तमाम जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, चेगोसियंस जिनको कहा जाता है, उनको वहाँ से खाली करवा दिया, निकाल दिया गया वहाँ से तकरीबन। और ये बहुत सारे जो जज़ायर हैं उनमें से वो जजीरा है जो कि जिसके ऊपर मकामी आबादी नहीं है, बल्कि वहाँ पर इस पूरे खित्ते का, इंडियन ओशन का शायद अहम तरीन अमेरिकन और ब्रिटिश मिलिट्री बेस है। और वो इंतहाई खामोशी के साथ वो काम करता है, जिसको जो है वो हम डिगो गार्सिया कहते हैं। डिगो गार्सिया जो है वो चेगोस आइलैंड में है। चेगोस आइलैंड में डिगो गार्सिया है और ये 70 की दिहाई में ये तामीर हुआ था, बरतानिया और अमेरिका की मुश्तरका। अच्छा, टेरिटरी जो है ये बरतानिया की है, लेकिन अमेरिका भी है और बरतानिया भी मौजूद है। और ये आप समझें कि UK US सबसे जो खामोश और सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट बेस है इंडियन ओशन में, वो डिगो गार्सिया है और वो चेगोस आइलैंड के अंदर है। और चेगोस आइलैंड जो है वो मॉरिशस से अलग हुआ था। अब जनाब ये हुआ कि यहाँ पर और वो मिलिट्री बेस है। ये इनकलाब ईरान के बाद ऑपरेशंस मुख्तलिफ, पहली खलीजी जंग, फिर दूसरी खलीजी जंग, फिर उसके बाद जो आपके ये यहाँ पे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और एंड्योरिंग फ्रीडम, और ये सारे जितने भी इराक में, अफ़गानिस्तान में ये जितने ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस में ये डिगो गार्सिया बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और डिगो गार्सिया जो है वो इसको कहते हैं कि अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको अमेरिकन कहते हैं कि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा है जो कि अनसिंकेबल जजीरा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिस्टिंग पोस्ट भी है, और यहाँ से नासा की जो सैटेलाइट्स के सारे सिस्टम्स वो भी हैं, नेवल सिस्टम्स भी हैं, सारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हुआ ये कि एक तो वहाँ की एक अदालत ने ये कह दिया, फैसला दे दिया कि ये यहाँ पर तो उनकी आबादी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये तो चेगोस के लोगों का है। चेगोस के जो लोग यहाँ से चले गए थे वो यहाँ पे रहते नहीं है, तो कुछ मॉरिशस में, कुछ बरतानिया में, कुछ अमेरिका में, कुछ दुनिया भर में उन्होंने पिटीशन डाली। उन्होंने कहा कि ये तो चेगोस के लोगों का है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मॉरिशियस की हुकूमत के साथ जो है वो बरतानिया के जो की हुकूमत है, उन्होंने एक मुआहदा साइन कर लिया और बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा साइन किया। और वो जो मुआहदा है वो साइन हो गया 3 अक्टूबर को। 10th अगर हम स्लाइड दिखा सकें, बरतानिया और मॉरिशस के दरमियान मुआहदा साइन हो गया। और मुआहदा ये हुआ कि जो ये उनकी डील हुई, UK मॉरिशस डील टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी सेफ गार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस। इस मिलिट्री बेस के ऊपर, यानी डिगो गार्सिया की बेस के ऊपर, ये दोनों मुल्कों में मुआहदा हो गया। ज़बरदस्त हो। उसके मुताबिक ये हुआ कि 99 साल तक, 99 ईयर्स तक वहाँ पे लीज रहेगी और ये बेस कायम रहेगी, और 99 ईयर्स की लीज होगी यहाँ पे मिलिट्री बेस की डिगो गार्सिया के ऊपर। अब जनाब वहाँ पर इलेक्शन हुए, हुकूमत तब्दील हो गई, नए वज़ीर आज़म आ गए। उन्होंने कहा मैं तो उस मुआहदे को नहीं मानता, ये तो मुआहदा जो है ये तो बिल्कुल गड़बड़ मुआहदा है, ये कैसे हो गया मुआहदा, और मैं इस मुआहदे को बिल्कुल नहीं मानता, ये जो भी मुआहदा है। अच्छा,
इस दौरान वहाँ पर अमेरिका में भी इलेक्शन नहीं हुआ था, तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम थी वो भी इस मुआहदे के, उन्होंने खूब इसको तनकीद का निशाना बनाया कि ये बरतानिया ने जो मॉरिशस के साथ मुआहदा किया है ये तो सरेंडर कर दी है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बेस। देखिए एक तो गुआम की बेस है, एक उनके पास और बेसिस हैं ये जो फिलिपीन के अंदर है, लेकिन उसके बाद डिएगो गार्सिया को अगर आप छोड़ दें तो ये इंडियन ओशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में, ये जो आइलैंड्स हैं और ये ख़ास तौर पर डिएगो गार्सिया की बेस है, ये तो किसी तरह से भी इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।